डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ जियोग्राफी के। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना किसी डिले किए। आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय। आपको कमेंट में आंसर बताना है। आपके पास कुल 5 सेकेंड्स है कि बताइए मिल्की वे गैलेक्सी के फर्स्ट सीन किसने किया था, किसके द्वारा पहली बार देखा गया था मिल्की वे गैलेक्सी को। ऑप्शंस है आपके गैलीलियो, मार्कोनी, मार्टिन स्किमिड और न्यूटन। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है कि मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था। चलिए फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। या इसका सही आंसर होगा गैलीलियो। फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉस्मिक सब्सटेंसेस होते हैं वाज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल डेंस मास विच गॉट स्कैटर्ड थ्रू एक्सप्लोजन फॉर्मिंग गैलेक्सीज। कि जो बिग बैंग थ्योरी थी ना उसके अकॉर्डिंग जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो कैसे बनी थी। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग गैलेक्सीज एक सब्सटेंस था जिसमें कि क्या हुआ था, जिसका मास बहुत ही हैवी था और वो स्कैटर हो गया एक्सप्लोजन के कारण, जिसकी वजह से बहुत सारी गैलेक्सीज बन गई। और हमारी जो गैलेक्सीज है अर्थ की वो उसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है। ये मैंने जो जियोग्राफी की सीरीज शुरू की हुई है जीके जियोग्राफी, जिसमें मैं डेली क्लासेस कराती हूँ, मैंने उसमें आपको मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ाया था। तो इसको डिस्कवर किया था गैलीलियो ने। कब किया था फ्रेंड्स, 1610 यानी कि 1610 ईस्वी में इसको डिस्कवर किया गया था। चलिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड द वर्ड जियोग्राफी, यानी कि जियोग्राफी वर्ड के फाउंडर कौन है, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड्स, टॉलमी, इरेथ्रोथिन्स, हिकेटस और हेरोडोटस। तो आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि जियोग्राफी शब्द को किसने फाउंड किया है। वेरी गुड फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा इरेथोस्थीन्स। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, एक जियोग्राफर थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे और एक पोइट भी थे। इनका जन्म फ्रेंड्स 276 बीसी में हुआ था और इन्होंने प्रोनाउंस किया था जियोग्राफी वर्ड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉमेट्स मूव अराउंड द। कि जो कॉमेट्स होते हैं, कॉमेट्स मैंने आपको बताया था पुच्छल तारा। पुच्छल तारे के बारे में मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं कि कॉमेट्स किसके अराउंड मूव करते हैं। आपको इसका सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कॉमेट्स अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, वीनस के अराउंड मूव करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं या फिर जुपिटर के अराउंड मूव करते हैं। तो चलिए जल्दी से सही आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप इनके आंसर पता लगने के बाद भी टाइप करोगे तो इससे आपको वो याद रहेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो देखिए कॉमेट्स जो हमारे होते हैं ये सन के अराउंड मूव करते हैं। किसके अराउंड मूव करते हैं फ्रेंड्स, सन के अराउंड मूव करते हैं। जो कॉमेट्स है वो प्रोड्यूस्ड हुए थे फ्रेंड्स ओर्ट क्लाउड में, जो कि सिचुएटेड होते हैं पेरिफेरी में सोलर सिस्टम के। कॉमेट्स यानी कि मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था कि जो कॉमेट्स होते हैं वो सूर्य से दूर यानी कि जो ठंडे भाग होते हैं उनमें बनते हैं। और ये गैसेस के, वाटर पेपर्स के, आइस के, डस्ट पार्टिकल्स का इनका एक गोला होता है कॉमेट्स। ठीक है, और जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कॉमेट्स होते हैं वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास आते हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने पर, क्योंकि ये भी डस्ट पार्टिकल होते हैं और अर्थ में भी डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर ये सब होते हैं, इन दोनों में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिस वजह से जो हमारे कॉमेट्स है वो बर्न करना शुरू कर देते हैं, जलना शुरू कर देते हैं। और उनकी क्या हो जाती है फ्रेंड्स, एक पूंछ होती है जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, पुच्छल तारा यानी पूंछ वाला तारा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सोलर सिस्टम से रिलेट नहीं करता। तो आपके पास ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स स्मॉल प्लैनेट, सेकंड है कॉमेट्स,
थर्ड है फ्रेंड्स प्लैनेट और फोर्थ है नेबुला। तो आपको इन चारों में से बताना है कि ऐसा कौन सा है जो सोलर सिस्टम से रिलेट नहीं करता, छोटे प्लैनेट या फिर कॉमेट्स यानी कि पुच्छर धूमकेतुस और या फिर नेबुला। तो आपको सही आंसर क्या करना है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए जल्दी से आपको जो आंसर लगता है आप वो कमेंट कर दीजिए। आंसर मैं अभी बताऊंगी ही। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स नेबुला। कि जो नेबुला होता है ये सोलर सिस्टम में नहीं आता। नेबुला क्या होता है फ्रेंड्स, नेबुला डेंस क्लाउड होते हैं जिनमें गैसेज होती हैं जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन। फ्रेंड्स इनमें डस्ट होते हैं, ये इन चीज़ों का मिश्रण होता है। ये प्राइमरी स्टेज पर ओकर होते हैं और उसके बाद ये हुए थे और उसके बाद ये गैलेक्सीज में चेंज हो गए थे। नेबुला से ही गैलेक्सीज बनी है, बहुत सारी गैलेक्सीज इनसे टूट गई थी, यानी कि एक बड़ा सा हीलियम का, हाइड्रोजन का और डस्ट का ये क्लाउड था। ठीक है, तो ये किस में नहीं आता, सोलर सिस्टम में नहीं आता। बाकी प्लैनेट्स, कॉमेट्स ये सब तो सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पल्सर आर कि पल्सर क्या होते हैं। क्या पल्सर स्टार होते हैं जो टुवार्ड्स अर्थ मूव करते हैं। सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्या पल्सर वो स्टार्स होते हैं जो अवे फ्रॉम द अर्थ मूव करते हैं, यानी कि अर्थ से दूर की तरफ मूव करते हैं। या फिर रैपिडली रोटेटिंग स्टार्स होते हैं जो कि लगातार घूमते रहते हैं। या फिर वो स्टार्स होते हैं जिनका टेम्परेचर हाई होता है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन बताना है कि पल्सर क्या होते हैं। चलिए फ्रेंड जल्दी से आपको जो भी ऑप्शन लग रहा है कि आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि जो पल्सर होते हैं ना वो रैपिडली रोटेटिंग स्टार्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पल्सर क्या होते हैं, एक टाइप के न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो कि तेजी से घूमते रहते हैं, इसलिए हम कहेंगे रैपिडली रोटेटिंग स्टार। जब मीडियम साइज़ का कोई स्टार डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि एक मीडियम साइज़ का कोई स्टार है और वो टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो वो रोटेट करेगा और रोटेट करता हुआ न्यूट्रॉन स्टार के रूप में रोटेट करेगा। उसमें से पल्सेस एमिट होंगी फ्रेंड्स, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी कुछ पल्सेस उसमें से एमिट होंगी, इसीलिए हम उसको पल्सर बोल देते हैं। तो पल्सर क्या होते हैं, एक टाइप के न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो कि तेज़ी से घूमते हैं। दैट मीन्स रैपिडली रोटेटिंग स्टार होते हैं न्यूट्रॉन फॉर्म में। ठीक है, जब एक मीडियम साइज़ का स्टार क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो वो न्यूट्रॉन फॉर्म में रोटेट करने लग जाता है। सिक्स्थ देखिए फ्रेंड, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम ऑन। आप सबको पता है कि अगर ये सन है तो हमारी अर्थ सन के चारों ओर कौन से फॉर्म में चक्कर लगाती है, कौन से पाथ में चक्कर लगाती है फ्रेंड्स, इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है। तो इलिप्टिकल पाथ का मतलब है कि एक टाइम तो ऐसा आएगा जब सन से काफ़ी दूर होगी अर्थ, एक टाइम ऐसा आएगा फ्रेंड्स जब अर्थ के सन के करीब होगी। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा, एक बार तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी सन से और एक बार मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। क्योंकि इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है आप देख सकते हो खुद, मैंने ये इलिप्टिकल पाथ फॉर्म कर दिया है कि एक टाइम पर तो सन से दूर है इस वाली पोजीशन पे भी और इस वाली पोजीशन पे भी, लेकिन जब अर्थ इन पोजीशंस पर आती है तो वो सन के बीच की और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो मैक्सिमम किस तारीख को होगी। तो आप सबको पता है कि इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, तो एक बार तो सन जो हमारे अर्थ की सन से डिस्टेंस है वो कांस्टेंट तो रहती नहीं है, वो कभी मैक्सिमम होती है तो कभी मिनिमम होती है। फ्रेंड जब मैक्सिमम होती है यानी कि सन अर्थ सन से दूर होती है, यानी कि इन कंडीशंस पर होती है, तो इन कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिहीलियन की कंडीशन, पेरिहीलियन। और जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है तो उसको हम बोलते हैं एपीहीलियन। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि अर्थ और सन के बीच की पेरिहीलियन डिस्टेंस कितनी होती है, और डिस्टेंस मैक्सिमम कब होती है, ऐसा कब होता है कि अर्थ और सन पेरिहीलियन वाली कंडीशन में होते हैं। तो आपको इसमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 30 जनवरी, 20 दिसंबर, 22 सितंबर और 4 जुलाई। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को सन और अर्थ के बीच में क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, फारदेस्ट होता है। जबकि अगर मैं बात करूं कि
एपीहिलन की कंडीशन कब बनती है, यानी सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मिनिमम कब होती है। अगर यही चीज़ मिनिमम में पूछी होती तो आपका आंसर हो जाता फ्रेंड्स 3 जनवरी। 3 जनवरी को एपीहिलन की कंडीशन बनती है, यानी अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाती है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, What is the total number of planets move around the sun? कि सूर्य के चारों ओर कितने प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। आई होप सो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए 5, 7, 8 या 6 कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर मॉम जस्ट सर्व अस नट्स। कि मेरी वेरी एफिशिएंट मम्मी ने क्या सर्व किया? नट्स सर्व किया। अब इनके फर्स्ट लेटर उठा लीजिए फ्रेंड्स। माई में एम मरकरी, वी वीनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर। उसके बाद फ्रेंड जस्ट सर्व का एस क्या होगा? सैटर्न, अस यूरेनस और एन नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपके 8 प्लैनेट्स रहेंगे जो कि सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं फ्रेंड्स? चक्कर लगाते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बेसिक से मैं आंसर बता दे रही हूँ, तब भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लिखना है ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक आंसर याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बिगेस्ट प्लैनेट? बिगेस्ट बोल दे या लार्जेस्ट बोल दे? तो देखिए फ्रेंड्स, लार्जेस्ट प्लैनेट हमारे पास जो है वो जुपिटर है। आप सबको पता है जुपिटर जो है वो साइज में सबसे बड़ा है और जुपिटर के जो फ्रेंड्स उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो 67 है। देखिए कुछ समय पहले तक जुपिटर सैटेलाइट के कारण भी सबसे बड़ा ग्रह था और इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट गैनीमेड थी। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट में ये चीज़ बदल चुकी है। सैटर्न की अब सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है फ्रेंड्स। सैटर्न की नई सैटेलाइट्स मिली है, तो सैटर्न के पास 88 सैटेलाइट है। इसलिए अगर मैं सैटेलाइट की दृष्टि से देखूं तो सैटर्न सबसे ज़्यादा बड़ा है सैटेलाइट के दृष्टि से फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, साइज में जुपिटर ही बड़ा है। बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है। लेकिन अगर सैटेलाइट के अकॉर्डिंग पूछ ले उपग्रह किसके सबसे ज़्यादा है, तो एट प्रेजेंट में सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के उपग्रह सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर डायमीटर में पूछ ले तो जुपिटर का डायमीटर सबसे ज़्यादा, यानी कि बड़ा ग्रह लार्जेस्ट प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का वो जुपिटर है। इसका मास भी लगभग 2.5 गुना है फ्रेंड हमारी अर्थ से। ठीक है, इसका मास अर्थ से कम 2.5 गुना है। तो ये कितना बड़ा है सोलर सिस्टम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, द नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑफ मरकरी। कि मरकरी की कितनी सैटेलाइट है आपको ये बताना है। मरकरी की सैटेलाइट 0 है यानी कोई भी नहीं है, या कोई एक सैटेलाइट है, या 2 है, या 3 है। तो फ्रेंड चलिए इसका मुझे जल्दी से आंसर बता दीजिए। यस, इसका आंसर रहेगा फ्रेंड 0 सैटेलाइट। कि मरकरी हमारा ऐसा प्लैनेट है जिसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। मैंने जो प्लैनेट्स की वीडियो कराई है उन्हीं पे बेस्ड, देखिए जो चैप्टर में कंप्लीट कराती जाऊंगी, जियोग्राफी में हो, पॉलिटी में हो, उन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। तो आपको पहले वो वीडियोस देखनी है, उसके बाद आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स मरकरी हमारी एक ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लैनेट है जिसकी कोई सैटेलाइट नहीं होती और ये सबसे नियरेस्ट है सन के। मरकरी के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मैंने बताया था कि ये सन के सबसे नियरेस्ट है और फ्रेंड्स इसका एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। यानी कि जब पृथ्वी के 90 दिन कंप्लीट हो जाते हैं ना हमारी अर्थ के, तो मरकरी का एक दिन कंप्लीट होता है। ठीक है, और सन का चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है ये? मरकरी 88 डेज लेता है सन के चारों ओर चक्कर लगाने में, और रोटेशन खुद के एक्सिस पर घूमने में फ्रेंड्स 59 डे लेता है। यानी कि 59 डेज में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है,
टेम्परेचर डिफरेंस मैंने इसका बताया था 543 है, और इस पे कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, और मरकरी की कोई सैटेलाइट भी नहीं है, और सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट अगर पूछे तो फ्रेंड्स वो भी मरकरी है। 10th क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट, कि कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी कोई सैटेलाइट नहीं है। तो आपको इनमें से बताना है मार्स और वीनस, मरकरी और वीनस, या फिर मार्स और मरकरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मरकरी का तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं होती। इसका मतलब या तो ऑप्शन बी सही होगा या तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि दोनों में मरकरी है। अब बचा वीनस और मार्स। तो आप देखिए, क्या वीनस में सैटेलाइट होती है या नहीं होती, या मरकरी में सैटेलाइट होती है या नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वीनस की भी कोई सैटेलाइट नहीं होती। तो मरकरी और वीनस हमारी दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी कोई सैटेलाइट यानी कोई इनका अपना मून नहीं है। मरकरी सबसे स्मॉल होता है और पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल होता है, जबकि वीनस का जो ग्रेविटेशनल पुल है फ्रेंड्स वो कैसा होता है, ग्रेटेस्ट होता है। और आप सबको पता है वीनस हमारा क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इसको हम ट्विन्स ऑफ सिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको हम ब्राइटेस्ट क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ मैंने प्लैनेट्स कराए थे कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कम से कम 90% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से लाइट एंटर तो कर जाती है पर बाहर नहीं निकलती, इसलिए इसको सबसे हॉटेस्ट भी बोलते हैं, गर्म प्लैनेट भी कहा जाता है। और ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनका कोई सैटेलाइट यानी कोई मून नहीं होता। फ्रेंड्स, आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए।